तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि हम लोग मस्जिद में गए हुए थे और वो जमात वाले जो बंदे थे वो हमें ये कह रहे थे कि मुसलमान हो और उसकी दुआ पूरी ना हो, ये हो नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर हालत के अंदर ना उस बंदे की दुआ ज़रूर पूरी करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीके हैं पूरी करने के। या उसको उसी वक्त वो चीज़ दे देते हैं जो मांग रहा होता है, या उसको उससे कोई बेहतर चीज़ दे देते हैं, या उसको सही वक्त के ऊपर कोई चीज़ देते हैं जो उसका वक्त नहीं होता उस वक्त, उसके बाद को जो वक्त आता है तब देते हैं। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए उसके बदले में कोई मुसीबत दूर कर देते हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर या आखिरत के अंदर। आखिरत के लिए उसको बचा के रख लेते हैं कई केसेस के अंदर कि आखिरत में उसको उसका इनाम लाजमन मिलता है। दुनिया में अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया में नहीं इसको दूंगा, इसको मैं आखिरत में इसका इनाम दूंगा, गुनाह इसके माफ़ करवाऊंगा और आखिरत में दूंगा। और आखिरत के बारे में आता है कि अगर दुनिया की छोटी से छोटी तकलीफ़ के ऊपर, छोटी तकलीफ़ क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग समझ, छोटी तकलीफ़ ये है कि मुझे कहीं पर टक्कर लग गई या कोई कांटा चुभ गया, नहीं नहीं, ये छोटी तकलीफ़ नहीं है। छोटी तकलीफ़ ये है कि मैंने अपनी जेब में हाथ डाला कुछ ढूंढने के लिए, ओहो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, अल्लाह ताला इस पे भी इनाम देंगे। अल्लाह इतने ज़्यादा गफूर रहीम है, इतना अल्लाह ताला बंदे के साथ प्यार करते हैं कि मेरे बंदे को ये इतनी तकलीफ़ क्यों हुई कि इसने यहाँ पे हाथ डाला, यहाँ पे उसको चीज़ नहीं मिली, इसको यहाँ पे अल्लाह ताला उस पर भी इनाम देंगे। तो वो अल्लाह किस तरह हो सकता है कि हमारी दुआएं पूरी ना करे? वो करता है, लेकिन मसला ये है कि हमारे में गुनाह बहुत होते हैं। तो अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ करने के लिए उसको स्टोरेज में रख लेते हैं कि इसने आगे पीछे तो कोई नेकी की नहीं है, तो चलो इसने मेरे से दुआ मांगी, दुआ सरीहन नेकी है, तो अल्लाह ताला उसको बचा के रख लेते हैं कि मैं इसको आखिरत में इसका इनाम दूंगा, मैं इसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। तो हराम हलाल जो है ना, ये आपको कई दफ़ा नज़र आएगा कि नमाज रोज़े के हम लोग पाबंदी करते हुए हराम हलाल का ख्याल नहीं कर रहे। हराम हलाल से एक अगली स्टेज है, हराम हलाल से एक अगली स्टेज है। वो स्टेज जो है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं आपस के मामलात। आपको बड़े सारे इस तरह के भी लोग ज़िंदगी में नज़र आ जाएंगे जो नमाज रोज़े के भी पाबंद हैं और हराम हलाल के भी ख्याल रखते हैं, लेकिन मामलात के अंदर बड़े सख्त हैं, एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, ठीक है ना, सिला रहमी नहीं करते, चुगलियाँ करते हैं एक दूसरे की, लड़ाइयाँ करते हैं एक दूसरे के साथ, आपस में जोड़ नहीं पैदा करते, तोड़ पैदा करते हैं। तो ये आपको बहुत कम लोग इस तरह के नज़र आएंगे जो इखलाकियात के अंदर और मामलात के अंदर अच्छे हैं। आप इस चीज़ को जहन में रख लो। और हमारा आजकल हालात ये हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा नेक बंदा होता है ना आजकल, वो नमाजी परहेजगार होता है बस। उससे आगे के अंदर हम लोग अमूमी तौर पे फेल ही होते हैं, अमूमी तौर पे, नॉट एवरीवन, लेकिन अमूमी तौर पे हमारे हालात यही होते हैं कि हम वहाँ पे आके समझते हैं कि हम बस हम हाजी हो गए। तो ये नहीं है, हमारा दीन हमें उल्टा तरतीब समझा रहा है। समझ रहे हैं? चलें जी, मैं इसको साइड पर रखूँ। अब BWCS के अंदर हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? जी, हम लोगों ने जो PRCM मैट्रिक्स था वो पूरा कर लिया, ठीक है। PRCM मैट्रिक्स हमारा पूरा हो गया। PRCM मैट्रिक्स के बाद मैंने आपको कहा था कि हमारी जो अगली चीज़ है वो है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन हम लोगों ने अभी कल स्टार्ट नहीं ना की थी। अच्छा, आइडिया जनरेशन जो है ना बच्चों, ये प्लानिंग ही के हिस्से का एक सब टॉपिक है। इसको अलहदा से रखा गया है क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक है और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स समझाई गई हैं जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हो। जो PRCM के अंदर हमारा सी था ना, कंटेंट वाला, उस कंटेंट में हमने क्या लिखना है, ये जब तक हमारे दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं होंगे तो हम लोग कुछ लिख नहीं सकते। तो आइडियाज़ किस तरह से जनरेट करने हैं ये हम लोग इसमें सीखेंगे। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना बच्चों, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम लोग प्लानिंग पढ़ रहे थे, प्लानिंग का PRCM जो है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब इसका एक सब टॉपिक है जो कि है आइडिया जनरेशन। अभी जो आइडिया जनरेशन है ना बच्चों, इसके अंदर कई तरह के तरीके हैं। पहला तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोगों ने सोचना शुरू किया, दिमाग घुमाया, ठीक है, दिमाग चलाना शुरू किया, और उस वक्त आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है और कैसा ख्याल आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड है, लिखते चले जाओ। लेकिन बच्चों याद रखो, दिमाग अल्लाह ताला ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है।
जिस वक्त हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो एक हमारी पंजाबी कहावत है ना, सोची पियाते बंदा गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये नहीं करना, क्योंकि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। अगर हम लोगों ने टाइमली डिसीजन ना लिया, टाइमली हम लोगों ने कम्युनिकेशन ना की, तो नुकसान हो सकते हैं। तो हम लोगों को अपनी आइडिया जनरेशन को टाइम के अंदर अंदर पूरा करना है। तो इन्होंने बुक के अंदर 3-4 असूल लिखे हुए हैं इसके, लेकिन मैं अपनी तरतीब से आपको समझाऊंगा, मैं अपनी तरतीब से आपको समझाऊंगा। पहला असूल ये है कि आपने अपना टाइम तय करना है। पहला असूल, मैंने 5 मिनट के लिए सोचना है, मैंने 10 मिनट के लिए सोचना है, मैंने 1 दिन के लिए सोचना है, मैंने 1 हफ्ते के लिए, डिपेंड करता है कि आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए टाइम कितना है, ठीक है ना। उसके मुताबिक जब आप लोगों ने वो टाइम तय कर लिया, अब आपने उससे ज़्यादा नहीं सोचना। अब ज़रा पहले सोचने के ऊपर आ जाएं। टाइम आप लोगों ने पहले तय कर लिया, टाइम लॉक्ड। दूसरी चीज, राइट डाउन ऑल रेलेवेंट आइडियाज विदाउट फिल्टर, विदाउट फिल्टर। यहां पर बच्चों आपने अभी अपने आइडियाज में से ये नहीं डिसाइड करना कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। आप लोग बस जो चीज आपको उस टॉपिक से रेलेवेंट आ रही है दिमाग में, लिखते चले जाओ। लफ्ज आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है, जो चीज आ रही है लिखते चले जाओ उस आइडिया से रेलेवेंट, ठीक है। इससे अगली चीज ये है कि आपने फोकस करना है क्वांटिटी के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है? ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं। आपने टाइम लॉक किया हुआ ना कि यार हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर अंदर करना है जो भी करना है। आप कहते हो 4 मिनट के अंदर ही आपके पास इतना ज्यादा कुछ हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, 4 मिनट नहीं, हमने 5 मिनट पूरे करने अपने। फर्ज करो 5 मिनट तय किए हुए थे, नहीं, ज्यादा से ज्यादा लिखो। इस ज्यादा से ज्यादा आइडियाज, फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वांटिटी। इसका क्या फायदा होगा? क्वांटिटी का फायदा यह होगा कि देखो जितने ज्यादा आपके पास आइडियाज होंगे ना, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक उसके अंदर आपके अच्छे आइडियाज के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। 10 आइडियाज आप लिखोगे, उसमें कोई एक आध तो अच्छा आएगा ना। 100 आइडियाज लिखोगे तो हो सकता है कोई 5, 6, 7 अच्छे आइडियाज उसमें से आ जाएं। अब जब बच्चों आपका टाइम पूरा हो जाए यहां से, तो अब एंड के ऊपर अब आपका वक्त आया है टू रिफाइन। पहले आप उसको करो, सॉरी, फिल्टर, रिफाइन, इंप्रूव। टाइम खत्म हो गया आइडियाज जनरेट करने का। अब वक्त है कि जो एक अंबार आपने आइडियाज का लिखा हुआ है उसमें से जो फजूल वाले आइडियाज हैं उनको फिल्टर आउट करो, जो बिलो एवरेज आइडियाज हैं उनको फिल्टर आउट करो, जो अच्छे हैं आइडियाज, जो बेहतरीन वाले आइडियाज हैं उनको आप रखो, उनको मजीद अब इंप्रूव करो। वो तो अभी सिर्फ आइडियाज है ना, उनको अब मजीद बढ़ाओ, उनको इंप्रूव करो, उसके ऊपर अब मजीद मेहनत करो, ठीक है। ये आइडिया जनरेशन की एक टेक्निक है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहां तक आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म होगी, ठीक है। बता दूं इसको, बता दूं बेटे, कोई इशू तो नहीं है। अगली टेक्निक पे है, पर्पस लिखेंगे तो हमें आइडिया जनरेशन चाहिए। हाँ सही सी बात है। पर्पस से हमें पता चलेगा कि हमने किस टॉपिक के ऊपर आइडियाज जनरेट करने। लेकिन टॉपिक तो हमें दिया हुआ होगा ना, कुछ जो का इनविटेशन दिया हुआ है, तो पर्पस हमारे सामने, तो क्या आइडिया जनरेशन करेंगे बेटे आपको इनविटेशन का अगर दिया हुआ है कि आपने इनवाइट करना है उसको ऑन दिस इवेंट, तो अब आपने उसके ऊपर आइडिया जनरेट करना है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या लिखना है। इवेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं, इनविटेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि इवेंट किस चीज़ के बारे में है, किधर है, किस टाइम पे है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर लिखनी है। किस बंदे को मैं बुला रहा हूँ, उसको क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो ना हो, उसको हम क्यों बुला रहे हैं उधर, उसने क्या उस इवेंट के ऊपर कुछ करना है, आके कोई बोलना है, कोई स्पीकिंग करनी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके आइडियाज़ हैं। अब वो आपने लिखना शुरू करना है, उसको रिफाइन करके अच्छे सेंटेंसेस के अंदर आपने फिर उसको लिखना है, ठीक है। तो पर्पस तो आपके सामने आ गया, अब उसके मुताबिक आपने आइडियाज जनरेट, वो धड़ाधड़ होना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, प्रैक्टिस होगी, आप देखोगे आपके लिए राइटिंग बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह,
ठीक है, तो बच्चों पहला हम लोग इधर लिख छोड़ते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग हम लोगों ने कर लिया। दूसरी टेक्निक क्या लिखी हुई है इधर? दूसरी टेक्निक में ख्याल में एफिनिटी डायग्राम्स लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है? माइंड मैप्स। हाँ जी, माइंड मैप्स क्या होते हैं? दूसरा टेक्निक है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होते हैं जी? वो कहते हैं माइंड मैप इज अ डायग्राम दैट कनेक्ट्स इंफॉर्मेशन अराउंड अ सेंट्रल सब्जेक्ट। क्या होता है जी? इज अ डायग्राम दैट कनेक्ट्स इंफॉर्मेशन अराउंड अ सेंट्रल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है? आपको अपने पर्पस का पता है, इनविटेशन है। गौर से सुनते जाओ, यहां पे मैं इसको बना रहा हूं, ये इनवाइट गवर्नर टू इवेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? ये आपका सेंट्रल आइडिया। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था क्या क्या चीजें इसके अंदर हम लोगों को देखनी है, ठीक है? इवेंट्स रिलेटेड टू इवेंट से रिलेटेड मामला, केटरिंग, ठीक है ना? इवेंट से रिलेटेड मामला, होस्टिंग, इवेंट से रिलेटेड मामला, वेन्यू, इवेंट से रिलेटेड मामला, टाइमिंग, ठीक है? अब ये सेंट्रल आइडिया है, लेकिन ये सेंटर में तो रहा नहीं, इवेंट सेंटर में है इस वक्त। हमें लिहाजा नजर आ रहा है कि असल चीज जो है वो क्या है? वो इवेंट है। लेकिन अभी हम लोग अभी मजीद भी मूव करेंगे। वो सेंट्रल आइडिया हमारा ऑटोमेटिकली इवेंट बन चुका है। यहां पे हम लोग ये भी कह सकते हैं, गवर्नर को चूंकि हम लोगों ने इनवाइट करना है, तो गवर्नर के अवेलेबिलिटी उसकी स्पीच अगर है कोई तो, ठीक है, उसको लाने ले जाने वगैरह का प्रोटोकॉल, ठीक है, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका माइंड मैप है। आप एक सेंट्रल आइडिया लेते हो, या ये है या ये जो भी चीज आप, वो था, अगर इवेंट था आपका पर्पस, इनविटेशन, आपने जो भी आइडिया लिया, अब वहां से जो है ना सारा कुछ बनना शुरू हो गया। अब वहां से उसको फैलाना शुरू कर दोगे। लेकिन आप देखोगे कि जो भी है अल्टीमेटली सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है, सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है? अगर आप इसको ना भी लिखते हैं ना, ये इवेंट वाली चीज को, तो ये सारी चीजें इधर कनेक्ट हो जानी थी। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये इधर कनेक्ट हो जानी थी। अगर आप ये इवेंट ना भी लिखते हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो इधर कनेक्ट हो जाना था। ये सेंट्रल आइडिया आपका टू इवेंट। तो ये इस तरह से आपका माइंड मैप बनता है। अब होता क्या है कि इनसे रिलेटेड चीजें, गौर से देखते जाओ, इनसे रिलेटेड चीजें इन्हीं से आगे फैलती हैं। फर्ज करो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अंदर हम लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह का अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल, इस तरह की मुख्तलिफ तरह की चीजें। लेकिन ये इन्विटेशन के अंदर हम लोगों ने लिखना, हम लोगों ने इन्विटेशन में नहीं लिखना। हाँ, हम ये कह सकते हैं, अगर हम लोगों को गवर्नर को बताना होगा सर हमें आपको इसका अप्रूवल, हमें उसकी एक फोटोकॉपी देनी होगी, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो सिक्योरिटी का अप्रूवल है वो भी हमें भेज दें। मैं एक लंबी चौड़ी चीज़ इसको फैलाता चला जा रहा हूँ, इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है? इसको हटाओ, प्रोटोकॉल के अंदर और चीज़ें आ जाती हैं। हम उसको कन्वेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सवारी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आ गया। प्रोटोकॉल के अंदर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको बताएंगे जी कि हम आपको ये सिक्योरिटी देंगे, वहाँ पे हमारे पास गार्ड्स भी होंगे, हम आपको पर्सनल एस्कॉर्ट भी देंगे, ठीक है जी, ये सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इन्विटेशन के अंदर हम उसको बताई चले जा रहे हैं। उसकी स्पीच के रिलेटेड हम लोग चीज़ें बताएंगे कि आप किस टाइम से किस टाइम तक बोलेंगे, किस टॉपिक के ऊपर बोलेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो गई। अवेलेबिलिटी के ऊपर हम लोग उससे कहेंगे कि जी आप हमें बता दें
हम अपना इवेंट इन डेट्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बता दें कि आप इन डेट्स में कब अवेलेबल हो सकते हैं, हमारे पास हॉल की अवेलेबिलिटी या जगह की अवेलेबिलिटी इन दिनों के ऊपर है, आप हमें बता दें। या हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन देखो आमतौर पर इस तरह नहीं होता। जिस वक्त हम इन्वाइट करते हैं ना किसी शख्स को, जिस वक्त हम इन्वाइट करते हैं किसी शख्स को, तो पहले से हमारे अमूमी तौर पर इंतजामात हो चुके होते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट इंसान है कि जिसके बगैर वो इवेंट ही नहीं हो सकता, तो पहले हम उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, पहले हम उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। वरना हम इवेंट का इंतजाम करके फिर हम उसको कहते हैं कि यार अगर आप अवेलेबल हो तो वक्त निकाल लो, ज़रा कुछ टाइम का मार्जिन दे देते हैं, हफ्ते 10 दिन का या कुछ दिनों का टाइम का मार्जिन दे देते हैं ताकि वो बंदा टाइम निकाल सके। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट इंसान है कि वो टाइम निकाल ही नहीं सकता, तो पहले हम उसकी अवेलेबिलिटी ले लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। या हम उसको ऑप्शंस दे दें कि सर हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम 13 तारीख को भी कर सकते हैं, 18 तारीख को भी कर सकते हैं, 21 तारीख को भी कर सकते हैं, आप हमें बताते हैं आपके लिए क्या चीज़ आसानी है, हम उसके मुताबिक कर लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि वेन्यूज़ वगैरह की कई दफ़ा और बाकी लोगों की कई दफ़ा अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो है। तो ये देखो बच्चों, इस तरह आपका माइंड मैप बन जाता है। अब जिस वक्त आप लोग उसको लिखना शुरू करोगे अपनी किसी चीज़ को, तो आप यहाँ से टॉपिक उठाओगे, इससे रिलेटेड टॉपिक उठाओगे। जिस वक्त आप प्रोटोकॉल को डिस्कस करना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा मैंने प्रोटोकॉल में क्या क्या कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी को डिस्कस करना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा मैंने अवेलेबिलिटी में क्या क्या कुछ डिस्कस करना है। स्पीच को डिस्कस करना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा मैंने स्पीच में क्या क्या कुछ उससे पूछना है कि सर आपने इस वक्त से इस वक्त तक इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, ठीक। हम कहेंगे कि जी आपको हम केटरिंग करवाएंगे, खाना पीना होगा, डिनर होगा, जो भी होगा, वेन्यू जो है वो ये होगा, इस जगह के ऊपर होगा, इस टाइम के ऊपर हमारा इवेंट होगा, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, ठीक है। हमारी होस्टिंग होगी, ठीक है। हम लोग होस्ट जो है इस वाले को ये वाले लोग करें। अगर फर्ज करो कि हम कहते हैं कि जी ये चैनल कवरेज दे रहे हैं, फलाना टुमकाना, ये चीज़ें आप लिख सकते हो उसके अंदर इवेंट के बारे में। तो ये आपके पास सारा कुछ आ गया, समझ गए बच्चों। एक सेंट्रल आइडिया है। माइंड मैपिंग इज अनदर वे। पहले था ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हम सीधा सीधा लिखते चले जा रहे थे, जो जहन में आ रहा था लिखते चले जा रहे थे। उसको ज़रा बाद में तरतीब देना कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा। कभी कभार हम मल्टीपल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, एक टेक्निक नहीं इस्तेमाल करते। पहले आइडिया जनरेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उससे माइंड मैप बना के मजीद आगे उसको रिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। आइडिया जनरेशन या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये एक बड़ी प्योर टेक्निक है। अमूमी तौर पे जब आपके पास कुछ भी नहीं ना होता, तो कई दफ़ा लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग से काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उसको जब रिफाइन करने पे आते हैं तो फिर माइंड मैप्स और अफिनिटी डायग्राम्स और इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल हर टेक्निक अलहदा से भी इस्तेमाल की जा सकती है। सही है जी, चलें, कंफ्यूजन तो नहीं है। हम लोगों के मॉडल पेपर के अंदर फिश बोन डायग्राम जो है ना वो डिस्कस हुआ है, वो भी अभी हम लोग उसको देखते हैं कि क्या है। लेकिन मेरे ख्याल में माइंड मैप्स के बाद क्या चीज़ है, किस पेज के ऊपर हम लोग 10 पे हैं। माइंड मैप्स के बाद जो है ना बच्चों हमारे पास एफिनिटी डायग्राम्स हैं। ये एफिनिटी डायग्राम्स कौन है? यहाँ पे अकाउंटिंग कौन कौन पढ़ता है? सारे बच्चे पढ़ रहे हो? अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्लें देखी हैं? अभी तक कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्लें नहीं देखी? कुछ थोड़ी सी शक्ल मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा आज इधर देख लो, ठीक है। अभी तक तो आप लोग टी अकाउंट्स वगैरह सीख रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, कैमरे की कवरेज आ रही है? देखो भी अकाउंटिंग की जो बैलेंस शीट वगैरह होती है ना, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इसके बारे में सीख लिया। ट्रायल बैलेंस का पता है क्या होता है? नहीं पता। ट्रायल बैलेंस के अंदर यही चीज़ें आती हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस ये सारे डेबिट होते हैं, आपकी जो लायबिलिटीज और इनकम ये सारी क्रेडिट होती है। ये सीखा है अभी तक? नहीं सीखा? ये अभी से सीख लो। बहरहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग कहते हैं कि यार बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास एक कॉलम होता है एसेट्स का, या कैटेगरी होती है एसेट्स की, और एक कैटेगरी होती है लायबिलिटीज की। इनकम स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमारी एक कैटेगरी होती है इनकम की और एक कैटेगरी होती है एक्सपेंसेस की। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस वक्त बना रहे होते हैं तो हमारे पास ये हेडिंग्स पहले की मौजूद होती हैं। ये मेन हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स।
जिस वक्त आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आप लोगों को इसके अंदर मजीद और कई तरह की हेडिंग्स का पता चलना शुरू होगा। मैं अभी आपको कुछ बता देता हूँ। एसेट्स हर उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, जिनसे आपको आइंदा आने वाले अरसे में फाइनेंशियल या इकोनॉमिक फायदा होगा। फायदा वो आपके एसेट्स हैं। लेकिन आप सिर्फ उस तरह के एसेट्स को लिख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी पढ़ाई सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के साथ डील करती है, पैसे की जुबान को जानती है, उसके अलावा किसी जुबान को नहीं जानती। तो एसेट्स के अंदर कई तरह की किस्में होती हैं। हम अपने पूरी फैक्ट्री को देखते हैं, हमें बेतहाशा तरह के एसेट्स नज़र आते हैं। ज़मीन है, बिल्डिंग है, गाड़ियाँ हैं, मशीनें हैं, ठीक है, हमारा खाम माल पड़ा हुआ है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो बना के हम लोगों ने स्टोर में रख दिए हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की इक्विपमेंट पड़ी हुई है, मुख्तलिफ तरह के जो है और तरह फ्यूल पड़ा हुआ है हमारे पास, स्टेशनरी पड़ी हुई है, एसी शसी लगे हुए हैं, पंखे, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, सारी हमारी चीज़ें, हमारा माल है, ठीक है। हमें इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, समझ रहे हो। लेकिन ये सारे एक तरह के नहीं होते, ये सारे एक तरह हैं, सारे एसेट्स के अंडर, सारी चीज़ें एसेट्स के अंडर आती हैं। लेकिन इसके नीचे और कैटेगरीज होती हैं। कुछ एसेट्स की उम्रें ज़्यादा होती हैं। ज़मीन जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती, जब तक क़यामत नहीं आनी ज़मीन रहेगी, ठीक है ना। लिहाजा ज़मीन की कोई यूज़फुल लाइफ नहीं होती। क्या नहीं होती? हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। एसेट को हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है। गाड़ी आप ख़रीदते हो, आप पहले से अंदाज़ा लगाते हो कि यार हम ये गाड़ी 5 से 6 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हमें ये गाड़ी तब्दील करनी पड़ेगी। स्टेशनरी आप खरीदते हो, ये भी एसेट है, लेकिन ये आपको पता है ये यूं ख़त्म हो जाएगा। ये 12 महीने, ये जिस वक्त मैंने इस्तेमाल करना शुरू करना है, हमें पता है कि इसकी लाइफ जो है वो 12 महीने नहीं निकाल पाएगी। जो भी एसेट 12 महीने से कम की ज़िंदगी वाला होता है उसको हम कहते हैं करंट एसेट। क्या कहते हैं? और जिसकी भी उम्र 12 महीने से ऊपर की होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट या नॉन करंट एसेट। क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट। लेकिन हम अब लॉन्ग टर्म का नाम नहीं इस्तेमाल करते, हम नॉन करंट का नाम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नहीं, फिक्स्ड एसेट भी फ़र्क है, ये भी ज़रा फ़र्क चीज़ है, ये भी ज़रा सुन लेना। अभी नॉन करंट का वर्ड अपने जहन में रख लो। अच्छा, फिर इसमें भी मज़ीद आगे किस्में होती हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे जी एक किस्म है हमारी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में भी हमारी मज़ीद किस्में होती हैं। एक किस्म में होती है हमारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या होती है? हाँ, पहले हमारी किस्म होती है लैंड। लैंड एक ये किस्म है। लैंड को हम इसलिए अलहदा लिखते हैं, लैंड के अंदर भी 2 तरह की किस्में होती हैं हमारी, फ्री होल्ड और लीज होल्ड लैंड। लैंड फ्री, मुख्तलिफ तरह की किस्में होती हैं। फिर हमारे पास इसमें एक किस्म आती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर हमारे पास और तरह की किस्में आ जाती हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, बहरहाल जो भी है, ये आपके पास किस्में हैं। फिर आपके पास करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स के अंदर आपके पास आपके डेटर्स होते हैं। डेटर्स को हम लोग कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ये कौन लोग हैं? जिनको आप लोगों ने चीज़ें बेची हैं लेकिन अभी तक उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, ये आपका एसेट है। इनसे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा, लेकिन उम्मीद यही हम करते हैं कि साल से पहले पहले वो पैसे दे देंगे। कुछ बड़े ढीठ होते हैं जो कई सालों तक नहीं देते, लेकिन हमें उम्मीद यही होती है कि साल से पहले पहले दे देंगे। साल से पहले पहले ये एसेट ख़त्म हो जाएगा और कैश में तब्दील हो जाएगा, जो कि एक और एसेट है। नहीं, फिर वो राइट ऑफ होता है। फिर मैं आपको वो बाद के वो अकाउंट का आपके टीचर समझाएंगे वो किस तरह से करना है। ये कैश में तब्दील हो जाएगा बाद में। कैश को हम करंट में क्यों? हम बंदा कहता है कैश खत्म हो जाता है। हाँ जी, कैश हम लोग किसी भी वक्त खर्च कर सकते हैं। बिजनेस की एक मेंटेलिटी है, हम लोगों ने कैश को नहीं रखना। फालतू का कैश पड़ा हुआ है, वो सिर्फ डी वैल्यू हो रहा है, उसको हमने खर्च करना है, उसको हम लोगों ने बिजनेस को बढ़ाने में लगाना है। अगर हम लोगों ने बिजनेस को नहीं बढ़ाना तो फिर हमने इसको मालिकान को वापस करना है। हमने क्यों फालतू में कैश रखा हुआ है जिस कैश की हमें ज़रूरत ही नहीं है? ठीक है, तो कैश खर्च करने के लिए, खर्च करके इससे काम निकालने हैं। और अगर वो काम निकाल के हम लोगों ने बिजनेस को मजीद ना बढ़ाया तो फिर ये कैश किसी काम का नहीं है। इस कैश को हमें मालिकान को वापस करना है, ठीक है, डिविडेंड्स देके।
ड्राइंग्स करवा के वापस करना है। तो कैश भी है हमारे पास, इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें हैं, स्टेशनरी पड़ी हुई है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक, वो स्टॉक जो हमने बेचना होता है। दो तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होती है, फिनिश्ड गुड्स की भी इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोसेस की भी इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्या है? जो हम लोगों ने अभी खाम माल खरीदा है, लकड़ी खरीदी, ग्लू खरीदी, कील खरीदे, ठीक है ना, फिर हम लोगों ने उसके फट्टे बनाए, ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। अभी ये पूरा नहीं, हमने फट्टे नहीं बेचना, हमने तो फर्नीचर बेचना है। हम लोगों ने फट्टे बनाए, उसके काट कूट के शेप्स बनाई, सारा कुछ बनाया, साइडें बनाई, टांगे बनाई, ये सारा भी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो पड़ी हुई है। फिर हम लोगों ने इनको जोड़ा और फिर इनको हम लोगों ने फिनिशिंग दी, पॉलिशिंग वगैरह लगाई, सारा कुछ किया, बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट बन गया। ये तीन तरह के हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं। तो वो भी आपका करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है? हो सकता है ये साला साल पड़ा रहे आपके पास, लेकिन नीयत आपकी ये नहीं है। आपका तो बस चले आप आज ही के दिन उस सारे को बेच दो, ऐसा ही है ना। तो नीयत हमने देखनी है और उसकी नेचर देखनी है। असल नेचर उसकी ये नहीं है। और फिर नीयत क्या होती है? नीयत यह कि अगर आपकी गाड़ियों का शोरूम है तो गाड़ियां आपकी इन्वेंट्री है। क्या है? जो कि उसकी उम्र 1 साल की नहीं होती। फर्नीचर की उम्र 1 साल की नहीं होती। फर्नीचर तो कई दफा नस्लों चल जाता है, ठीक है ना, कई की नस्लें चल जाता है फर्नीचर, 250-250, 300-300 साल पुराने फर्नीचर चल जाते हैं। तो लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे पास कितना अरसा रहेगा। जो फर्नीचर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, वो हमारा नॉन करंट एसेट है, वो हमारे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का हिस्सा है, ठीक है, वो इसमें आएगा। लेकिन जो फर्नीचर हमने बेचने के लिए रखा हुआ है वो हमारे इन्वेंट्री का हिस्सा है, वो करंट में आएगा। तो बच्चों ये है एफिनिटी डायग्राम। हम एफिनिटी डायग्राम के अंदर हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स बनाते हैं, और फिर जो आइडियाज हमारे जहन में आते चले जाते हैं, जो भी आइडियाज, हम उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो हम लोग लिखते चले जाते थे ना, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बाद में रिफाइन कर रहे हैं। बाद में क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं। यहां पे हम इस तरह नहीं करते। हम यहां पे पहले ही जल्दी जल्दी हेडिंग, जिनका हमें पता है कि यही हेडिंग्स पे हमने लिखना है, इन्हीं हेडिंग्स पे हमने लिखना है, इससे बाहर नहीं लिखना, हम वो जल्दी जल्दी हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स बनाते हैं। उसके बाद हम सोचने बैठते हैं। फिर सोच सोच के हमारे पास जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, वो ये होता है कि हम लोगों ने ऐसे पहले का ही तैयार कर लिया होता है। क्या कर लिया होता है तैयार पहले का? ऐसे हमने ये मैं आपको चैप्टर नंबर 5-6 की प्रैक्टिस करवा रहा हूं इधर से। आप पहले ही ऐसे की शक्ल बना लेते हो। इंट्रोडक्शन, ये एक हेडिंग है। प्रॉब्लम नंबर 1, कॉज नंबर 1, इफेक्ट, सोल्यूशन, ये हेडिंग्स आ गई। प्रॉब्लम नंबर 2, कॉज, इफेक्ट, सोल्यूशन, ये आपने एक तरह की हेडिंग्स बना ली, ठीक है। अब आप उसके ऊपर जो है ना जनाब शुरू हो जाओ। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हो इंट्रोडक्शन में लिखो, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पॉइंट हो प्रॉब्लम में लिखो, कॉज में रिलेटेड जो पॉइंट हो कॉज में लिखो, इफेक्ट सोल्यूशन में जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उधर लिखो। आपके सामने ऐसे की शक्ल सोचते सोचते ही बन जाएगी। कंक्लूजन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं कंक्लूजन में लिखो। आधी तो मेहनत आपकी प्लानिंग की स्टेज में हो चुकी है, आपका ऐसे आधी से ज्यादा प्लानिंग की स्टेज में तैयार हो चुका हुआ है, राइटिंग और ड्राफ्टिंग भी तकरीबन हो चुकी है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है एफिनिटी डायग्राम का। उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंप्लीट योर सेंटेंसेस। आपका ऐसे बन गया, ठीक है, बस आपने टाइप कर देना है फिर उसको दड़ादड़। तो ये एसेज के लिए बहुत जबरदस्त टेक्निक होती है अगर आपके जहन में टॉपिक्स पहले के मौजूद हैं तो, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स। तो मैं स्टूडेंट से ये कहता होता हूं कि आप जिस वक्त आइडिया जनरेशन करो ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग को पकड़ो, ब्रेनस्टॉर्मिंग को, और ब्रेनस्टॉर्मिंग को पकड़ के जल्दी जल्दी टॉपिक्स लिखना शुरू करो। क्या लिखना शुरू करो? हाँ, जल्दी से उसका एफिनिटी डायग्राम बनाओ उसकी शक्ल में, ऐसे की शक्ल के अंदर। वो टॉपिक्स ही आपके पॉइंट्स हैं सारे। टॉपिक्स के बाद फिर आप उसके अंदर जो है ना आप फिल करना शुरू करो। ये भी लिख सकता हूँ, ये भी पॉइंट लिख सकता हूँ, ये भी, ताकि आप उससे हटो ना, आप उन टॉपिक्स के अंदर ही बात करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पोल्यूशन के ऊपर आपको आ गया सब्जेक्ट कि कार्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ये आपके पास टॉपिक आ चुका है। तो अब आप कहते हो कि मैंने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड लिखना है, ये इंट्रोडक्शन आ गया। फिर मैंने इसके मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है फ्यूल का, ठीक है, फ्यूल वो क्यों वजह बनता है? फ्यूल क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर बर्न नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से एयर पोल्यूशन आती है, स्पिलेजेस होती हैं। कई दफ़ा ये फ्यूल जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो समंदरों के अंदर भी बह जाता है, वाइल्ड लाइफ, अपना मरीन लाइफ का भी नुकसान होता है। ये उसके इफेक्ट्स हैं। और उसके अलावा सांस की बीमारियां और इस तरह की चीज़ें, ये इफेक्ट्स हैं। सोल्यूशन क्या है
कि आप कैटलिक कन्वर्टर्स लगाओ, ठीक है ना, कैटलिक कन्वर्टर्स के अलावा जो है गाड़ियां जो है उनके अंदर साफ वाला फ्यूल इस्तेमाल करवाओ, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश करो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, तो ये आपका साथ ही जो है ना ऐसे की शक्ल तैयार हो, समझ रहे हो? इस तरह से आपका जो है ऐसे स्पीड जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये एफिनिटी डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आ जाएं जी आखिरी चीज़ की तरफ, वो है आपका फिश बोन। फिश बोन डायग्राम आपके मॉडल पेपर के अंदर भी है, और आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने आप लोगों की BWCS की शुरू की एक आध क्लास के अंदर आप लोगों को शॉर्ट सर्किट की एग्जांपल दी थी, कल दी थी, परसों दी थी, कब दी थी, बहरहाल वो एक फिश बोन की एग्जांपल थी। फिश बोन डायग्राम बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट को लेकर चलता है। वो ये नहीं कहता कि कैटेगराइज करके टॉपिक्स बनाओ या फिर ये करो, नहीं, वो कहता है ये मसला है, वो आपको मसला बता देता है, ये मसला है, अब आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो। जिस तरह मैंने आपको शॉर्ट सर्किट का कहा था कि ये मसला हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि ये क्यों हुआ है। ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने लिक्विड्स वगैरह स्पिल कर दिए थे और मशीन के अंदर स्पार्क्स आ रहे थे, ठीक है ना, मशीन का कोई ढकने थे, उसकी वजह से उसके अंदर चला गया फ्यूल, और उसके अंदर वो लिक्विड चला गया और उसमें स्पार्क्स आ रहे थे। अब ये बताओ कि ये लोगों ने स्पिल क्यों किया? क्योंकि वो केयरलेस हुए थे, ठीक है, और वो ढकना क्यों लूज था? क्योंकि मशीन जो है ना वो बेचारी पुरानी होकर ज़रा रिपेयर मेंटेनेंस की उसकी ज़रूरत थी। अब ये बताओ कि ये लोग केयरलेस क्यों हुए थे? क्योंकि वो थके हुए थे। पीछे की तरफ आओ, हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो थके हुए थे, ठीक है। ऊपर की तरफ जाओ, ये देखो कि भाई ये जो आपकी रिपेयर वगैरह की ज़रूरत थी ये क्यों थी? क्योंकि मशीन जो है ये ओवर टाइम काम कर रही थी, ओवर हीट हुई थी, उसकी वजह से इसका ढकना जो है ना यूं करके उठ गया था। ये ओवर हीट क्यों हुई थी? ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं थके हुए थे और वो मशीन ओवर हीट हुई थी। पीछे आते हैं, क्यों थके हुए थे? क्योंकि ओवर टाइम काम कर रहे थे। मशीन क्यों ओवर हीट हो रही थी? क्योंकि वो भी ज़्यादा घंटे चल रही थी, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। कैपेसिटी क्या थी? मशीन की कैपेसिटी थी जी 90,000 यूनिट बनाने की। हमारी डिमांड कितनी कही गई थी? हमें कहा गया था जी 1,00,000 यूनिट बनाने। ये मसला था। ये हम इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ये जो फिश बोन डायग्राम होता है ना, ये आपको पूरी पिछली कहानी की तरफ लेके चलता है। जिस वक्त आप इसको बनाते हो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी वजूहात और उन वजूहात की वजह से होने वाले असरात, फिर वो जो असरात होते हैं ना वो अगली चीज़ की वजूहात बन जाते हैं। जिस तरह 1,00,000 यूनिट हमें बनाने को कहे गए थे और हमारे पास बनाने की कैपेसिटी सिर्फ 90,000 की थी। अब ये वजह बनेगा हमारा ओवर टाइम काम करने का, कि जब हमारे पास बनाने की कैपेसिटी इतनी थी हमें मशीनें ज़्यादा देर चलानी पड़ी। ये वजह बन गया ना, ये इफेक्ट बना, ये इसका इफेक्ट हुआ कि 1,00,000 यूनिट बनाने के लिए हम लोग को मजबूरन क्या करना पड़ा? ज़्यादा देर चलानी पड़ी। अब ये तो इफेक्ट है, लेकिन ये अगली चीज़ की कॉज बन रहा है। जब ज़्यादा देर मशीनें चली तो उसकी वजह से वो ओवर हीट हो गई। जब ओवर हीट हुई उसकी वजह से उसमें तोड़फोड़ हो गई। जब तोड़फोड़ हुई उसके ढक्कन शक्कन खुल गए, उसके अंदर लिक्विड जाना आसान हो गया और फिर उसकी वजह से स्पार्क्स हुआ और वो उड़ गई। समझ गए? तो ये बच्चों आपके लिए कहानी आसान हो जाती है। फिश बोन डायग्राम्स प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रिपोर्ट राइटिंग में बहुत फ़ायदा देते हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट्स जहाँ पे लिखनी हो ना किसी भी चीज़ के ऊपर, वहाँ पर फिश बोन डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल, बहुत यूजफुल होता है। ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। हम आमतौर पर रिवर्स ही चलवाते हैं, लेकिन फिर उसको पढ़ा जो है ना सीधा जाता है, क्योंकि कहानी तो अल्टीमेटली वहाँ से शुरू होती है ना। देखो, आपके सामने जिस वक्त रियल लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो आपके सामने ओरिजिनल प्रॉब्लम नहीं होती, आपके सामने ओरिजिनल वजह नहीं होती, आपके सामने प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट सर्किट हो गया, ये आपको बताया आके आपके जूनियर ने कि सर शॉर्ट सर्किट हो गया। अब वहाँ से आप इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हो, शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? मैं सर ये लिक्विड जो है ना ये इसके अंदर किस तरह चला गया? इसका तो ढक्कन लगा होता है ऊपर, ढक्कन इसका उठ गया था। क्यों उठ गया? अब यहाँ से आप खुद बताओ ना, ये रिवर्स इंजीनियर होगा। करते करते आप यूँ समझो जिस तरह आप एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, केस इन्वेस्टिगेट करते करते एक पूरी टाइमलाइन बन जाती है इसकी। ये ऐसे लगता है जिस तरह कोई मछली का वो जो कांटों की कंघी होती है ना, पूरी वो बनती चली जाती है, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन जो है ना उन कांटों की वो सारी रखते हैं प्रॉब्लम तक, जो आज के दिन हुआ है मसला उसकी तरफ, ताकि जिस वक्त हम उसको पढ़ना शुरू हों तो उसकी डायरेक्शन जो है ना वो सारी इस तरह हो। ये देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट सर्किट,
यार ये आ रहा है कैमरे के अंदर? यहां पे मैं लिखूंगा शॉर्ट सर्किट और यहां से कहानी शुरू होगी। ये शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, यहां पे कैप ओपन, यहां पे कैप ब्रोकन, लिक्विड स्पिलेज। ठीक है, ये लिक्विड स्पिलेज क्यों हुई? केयरलेसनेस। और ये किस तरह हुआ कैप ब्रोकन? ओवर हीटिंग। ठीक है, केयरलेस क्यों हुए? टायर्डनेस। ओवरहीट क्यों हुए? ओवर टाइम रनिंग ऑफ मशीन्स। ये देख रहे हो, उसकी डायरेक्शन हमने उस तरफ की रखी हुई है पूरी। अल्टीमेटली हम लोग यहां पे आ जाएंगे जहां पे उन्होंने टारगेट ज्यादा सेट कर दिया है। तो फिशबोन डायग्राम जो है ना बच्चों, ये कॉज एंड इफेक्ट को लेकर चलता है, एंड इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसेज लिखने के अंदर भी ये काम आ जाता है। ये अगर आप मॉडल पेपर खोल के देखोगे तो उसके अंदर, बल्कि मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि फिशबोन डायग्राम्स जो है ना, उससे उसने आपको ऐसे लिखने का क्वेश्चन दिया है। सही है, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, इसको कर दें। हाँ जी, तो मैं इस वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली कि BWCS के अंदर हमारा जो मार्केटिंग, ये जो मार्किंग मिक्स है वो क्या है। ठीक है, मॉडल पेपर के मुताबिक और जो अभी लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है, जो पहली अटेम्प्ट थी BWCS की, उसके मुताबिक जो हम लोगों को समझ आया है, आपकी जो 6 चैप्टर्स हैं इसमें से आपका जो एग्जामिनर है वो किस तरह से मार्किंग करता है या किस तरह से टेस्टिंग करता है, ये मैं आप लोगों को इस वक्त बताने जा रहा हूँ। सही है जी, चलें जी। जो हम लोगों का एनालिसिस है ना वो ये है कि तकरीबन आप समझ लें कि 30% मार्क्स, 30 मार्क्स वो आपके चैप्टर नंबर 1 और 5 में से लेता है। 30 मार्क्स वो कहां से लेता है? चैप्टर नंबर 1 और 5 से। ये जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे होते हैं ना, जब उसमें हम लोग बेसिकली राइटिंग टेक्निक्स सीख रहे होते हैं, राइटिंग प्रोसेस सीख रहे होते हैं, प्लानिंग, राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग, रिव्यूइंग। ये किस लिए है? ताकि आपको एसेज, लेटर्स वगैरह लिखना आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज डिस्कस होते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो उसकी जो असल प्रोसेस है वो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ते हैं, उसको लिखने का प्रोसेस। लेकिन बहरहाल जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर सीखी हुई चीज़ें हम लोग लेटर राइटिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन लेटर्स का एक बिल्कुल अलहदा से टॉपिक भी है। बहरहाल चैप्टर नंबर 1 की टेक्निक्स जो है इसमें इस्तेमाल होती हैं। चैप्टर नंबर जो आपका 2 और 3 है, ट्वेंटी के करीब मार्क्स आते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 और 3 से, जिसमें ज्यादा चांस आपके चैप्टर नंबर 2 के टेस्ट होने का होता है। ज्यादा चांस। ये अभी मॉडल पेपर के अंदर और जो अभी पिछली अटेम्प्ट गुजरी है इसके अंदर, फिलहाल मेरे सामने अभी तक जो हमारे लिमिटेड स्टूडेंट्स आए हैं उनसे मुझे अभी तक ये रिपोर्ट नहीं मिली कि कोई रिपोर्ट टेस्ट हुई हो। रिपोर्ट नहीं टेस्ट हुई अभी तक, उसके अंदर आपके लेटर ही टेस्ट हुए हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। फिर 20 के करीब मार्क्स, 20 मार्क्स मॉडल पेपर के मुताबिक आपके चैप्टर नंबर 4 से डिस्कस होते हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 20 मार्क्स के डिस्कस हो रहे हैं। और याद रखिएगा इसके अंदर मेजर मेहनत स्टूडेंट की है, इसमें मेजर मेहनत स्टूडेंट की है। ये 20 मार्क्स मेजर मेहनत इसमें स्टूडेंट की है। हम आपको रोज़ाना के एतबार से करा सकते हैं, आपको रोज़ाना के एतबार से हेल्प करवा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको याद करना, मेमोराइज करना, ये आप लोगों की मेहनत है। हम आपको उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं, आपको टारगेट्स दे सकते हैं, यार इतने से इतना याद, लेकिन हम आपके दिमाग के अंदर उसको घुसा नहीं सकते।
ठीक है, हम आपको उसके प्रोसेस में से गुजार सकते हैं। अल्टीमेटली आप लोगों ने इसको करना है। तकरीबन 400 से 450 के करीब इनके वर्ड्स हैं आई कैप वालों के। हम लोग देखेंगे हमारे पास टोटल दिन कितने हैं तैयारी करने के, उसके मुताबिक हम उसको डिवाइड करें, उससे थोड़ा बड़ा टारगेट रखें, और हर दफ़ा जब हम अगले पढ़ें तो पिछलों को ज़रूर रिवाइज़ करें, ठीक है ना, लाजमा, क्योंकि ये हम अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो 400-450 वर्ड्स हैं, 20 मार्क्स हैं। हमारे एक स्टूडेंट टोटल फेल हुआ था पूरे बैच में से, पूरे बैच में से एक टोटल स्टूडेंट फेल हुआ था। उसका मसला ये था कि उस बेचारे का ये वाला इंटायर सवाल छूट गया, उससे वो हो ही नहीं सका, 20 मार्क्स उसके छूट गए, ठीक है। दिस इज़ अ ह्यूज लॉस, उस बेचारे से ये नहीं हो सका, तो 20 मार्क्स। अच्छा जी, और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास थर्टी मार्क्स हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है ये आपका बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स का है, कॉम्प्रहेंशन रीडिंग स्किल्स का है, ठीक है। इस रीडिंग स्किल्स के अंदर 30 मार्क्स में से तकरीबन आप समझ लें कि कोई 20 के करीब मार्क्स जो हैं वो कॉम्प्रहेंशन के होते हैं। 20 के करीब मार्क्स कॉम्प्रहेंशन के होते हैं। कॉम्प्रहेंशन आप समझते हैं, पैसेज दिया होगा आपको और उसमें से सवालात होंगे। और 10 के करीब मार्क्स आपकी समरी राइटिंग के होते हैं। किसके होते हैं? हाँ, समरी राइटिंग के होते हैं। तो ये हम लोग टेक्निक्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखेंगे। अब इन सारे स्किल सेट्स को टेस्ट करने के लिए हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हम अपना सिलेबस एज सून एज पॉसिबल जो है उसको कवर करें। हमारा ये टारगेट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि तकरीबन हर वीक हम लोग स्टूडेंट से 2 दिन मैं प्रैक्टिस कर रखवाया करूँगा, फ्राइडे भी और सैटरडे भी। ये वीक चूँकि हमारा इंट्रोडक्टरी वीक है तो इसके अंदर हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अभी पढ़ाई ही की तरफ फोकस करेंगे, लेकिन अगले वीक से 2 दिन हमारे फ्राइडे और सैटरडे के आपके क्लास टाइमिंग ही में आप लोगों के प्रैक्टिस के दिन हुआ करेंगे। सैटरडे का दिन या फ्राइडे के दिन में से एक दिन टेस्ट होगा और एक दिन जो आपका प्रैक्टिस का दिन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे के दिन हम लोग प्रैक्टिस रखेंगे ताकि आपकी जुमे की नमाज़ वगैरह डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आप बीच में से जो है उठ के जाके नमाज़ पढ़ के फिर आ सको, तो हम इस तरह से उसको करेंगे। लेकिन बहरहाल उसमें हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपके इसके अंदर आने वाली सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस में आएँ और टेस्ट हों। जितनी जल्दी हम लोग इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आएंगे, हर हफ्ते इनकी प्रैक्टिसेस होंगी, उतना जल्दी इसका फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को मसला आता है, लैक होता है, वो ये 2 मेजर हिस्सों के अंदर होता है। ये इन 2 हिस्सों के अंदर, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। बाकियों को वो फिर भी जिसने मेहनत की हुई है वो कर जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह, जिन्होंने यही याद करने की मेहनत है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2-3 एक दफ़ा मैं आपको जिस वक्त रूल सिखा देता हूँ और आपके पास एडिक्वेट लिखने के स्किल्स हों तो लेटर वगैरह इंसान लिख लेता है और उसकी गलतियाँ वगैरह इंसान निकाल लेता है, ठीक है। उसको आइडिया हो जाता है कि मैंने इसको किस तरह से करना है। लेटर वगैरह लिखना या उसकी गलतियाँ निकालना आसान हो जाता है, लेकिन दीज 2 रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इनके साथ बहुत प्रैक्टिस इसके लिए भी चाहिए, नो डाउट, लेकिन इसके लिए निस्बतन कम प्रैक्टिस चाहिए बाकी दो से, ठीक। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये 2 हिस्से हैं ना, फ्राइडे सैटरडेज हमारे मेन फोकस इनकी तरफ हो, बाकी ओवर द वीक हम लोग इन दोनों को भी देखा करें। समझ गए? हमारी प्रैक्टिस इस तरह से चलेगी। याद रखें, दिस इज़ अ न्यू थिंग, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर से मैं पहले ना गुजरा हूँ, ठीक है। मैंने कई दफ़ा अल्लाह के फजल से स्टूडेंट्स को इसके अंदर से पास करवाया है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर नाउ। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।